कराची के इलाके बंस रोड, सदर और हुसैनाबाद पर सिंध फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट सील। खाने की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात मिलावट शुदा निकले। फूड कलर की जगह टेक्सटाइल कलर इस्तेमाल किया जा रहा था। सिंध फूड अथॉरिटी का कहना है कि हिफ्ज़ान सेहत के कवानीन पर अमल दरामद करने वाले रेस्टोरेंट्स ही को खाने पीने की अशिया फरोख्त करने की इजाजत होगी। नोटिस के इजरा का मकसद बेहतरी की हिदायत देना और चेक एंड बैलेंस रखना है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल, अजीज भट्टी पार्क के करीब वाटर बोर्ड इंक्रोचमेंट टीम की कार्रवाई। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। वाटर बोर्ड टीम पर पत्थराव। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक कार्रवाई वाटर बोर्ड की जमीन खाली कराने के लिए की गई। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का निजी स्कूल के खिलाफ बड़ा ऐलान। कहते हैं निजी स्कूलों के खिलाफ अनिल कपूर बन के दिखाऊंगा। निजी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना पड़ेगा। 10% गरीब बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शरफुज़मा कहते हैं आज तालीमी इदारे जिन मुश्किलात में घिरे हैं इनकी मिसाल 40 वर्षों में नहीं मिलती। महंगे तालीमी इदारों और रेगुलेटरी अफसरान को मुश्किलात का जिम्मेदार करार दे दिया। आगा खान अस्पताल को तिजारती बुनियादों पर चलाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि आगा खान अस्पताल को रिफाई इदारा कायम करने के लिए हुकूमत ने जमीन दी थी। अस्पताल ने गरीब और मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज करने के बजाय कारोबार शुरू कर दिया। आगा खान अस्पताल इंतहाई महंगे दामों इलाज की सहूलियात फराम कर रहा है। अस्पताल इंतजामिया हर गरीब को मुफ्त इलाज की सहूलत फराम करने की पाबंद है। दरख्वास्त गुजार ने अपील की कि आगा खान अस्पताल का 1985 से 2017 तक का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया जाए और कार्रवाई की जाए। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकील से मुकालमे में कहना था आपको चैरिटी के लिए जमीन दी गई थी, क्या वहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है? वकील आगा खान ने इस मौके पर जवाब के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। जी नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी और सबसे पहले बात करेंगे सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले से। जिस तरह आज कार्रवाइयाँ हुई हैं बंस रोड पे, हुसैनाबाद पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को सील किया गया है और साथ ही साथ जुर्माने भी किए गए हैं और तकरीबन कोई 1,85,000 रुपये के जुर्माने भी किए गए हैं। नाज़रीन, अब सिंध फूड अथॉरिटी का इदारा हमें सिंध में काफ़ी हद तक फ़ाल नज़र आ रहा है और जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, रेस्टोरेंट्स को नोटिस दिए जा रहे हैं, फिर इससे यानी तमाम जितने ऐसे इदारे हैं जो कि खाने पीने की अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं, तमाम रेस्टोरेंट्स, तमाम दुकानें, उन तमाम को लाइसेंस में लेने की कोशिश की जा रही है। यानी लाइसेंस हासिल करें, जो चीज़ें जो ज़रूरियात उन्हें पूरी करनी है वो पूरी करें और उसके बाद फिर कानून के मुताबिक अपना कारोबार चलाएं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी इब्रार शेख साहब। हम बात करना चाहेंगे। इब्रार शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी अब्रार साहब, काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहा है सिंध फूड अथॉरिटी और ख़ासतौर पे जिस तरह से कार्रवाइयाँ की गई हुसैनाबाद के इलाके में, सदर के इलाके में, बंस रोड के इलाके में। सर, क्या कहते हैं, आप समझते हैं कि अब आपकी टीम मुकम्मल है, पूरी तरह फ़ाल है और अब ये वक्त आ गया है कि आप भरपूर कार्रवाइयाँ करेंगे रेस्टोरेंट्स के ख़िलाफ़, खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने वाले लोगों के ख़िलाफ़? जी डॉक्टर साहब, जैसे कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी और मैंने ये अर्ज किया था कि आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह हमारी जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है दैट विल बी कंप्लीट और काम डिपेंड करता है लोगों पे और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ पे। तो इंशाल्लाह ये तो स्टार्टिंग है। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सी और मजीद कार्रवाइयाँ और वाइब्रेंट अथॉरिटी की एक्शंस जो है वो नजर आएंगे अगेंस्ट ऑल फूड हैंडलर्स एंड ईटरीज। जहां पर भी फूड प्रोसेस होता है, सेल होता है, बाय होता है और जहां पर डंप किया जाता है, वेयर हाउस होता है। जैसे आपने अभी शुरू में बताया कि लाइसेंस इज द मैंडेटरी फॉर द फूड बिजनेस करने के लिए सिंध में, तो उसके अजरा का लाइसेंस का अजरा भी शुरू हो चुका है। और मैं यहाँ पर वजाहत देता चलूँ कि लाइसेंस हर किसी को नहीं दिया जाएगा, जब सिर्फ एक कंडीशन है कि जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी जिसकी होगी उसको ही लाइसेंस दिया जाएगा। और इंशाल्लाह हम एक मैसिव कैंपेन भी चलाएंगे आने वाले कुछ दिनों में और सारे ईटरीज को और बिजनेस होल्डर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल गेट देम रजिस्टर्ड विद फूड अथॉरिटी एंड गेट द लाइसेंस और इंस्पेक्शन जो है विच इज द मैंडेटरी फॉर द होल्डिंग लाइसेंस। जी, अब्रार शेख साहब, ये बताइएगा कि चले जो रेस्टोरेंट्स हैं जो पक्की जगहों पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा कराची में एक रिवायत है कि सुजुकियों के अंदर खाने फरोख्त किए जाते हैं, मुख्तलिफ ठेले लगा के खाने फरोख्त किए जाते हैं। तो ऐसे लोग जो कि जाहिर सी बात है वहाँ पे भी मुज़र सेहत
अशिया की फरोख्त की जा सकती है, ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाएगा? यानी जो सुजुकियों में मोबाइल चीजों पे, ठेलों पे या कियोस्क पे, कच्ची जगहों पे जो खाने फरोख्त कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, वहां पर अगर पतारे टाइप जिस तरह से यहाँ पर सुजुकियों में या ठेलों पे लगा के जो खड़े होते हैं, उनके खड़े होने ना होने पे ये हमारे डोमेन में नहीं आता जी। तो हमारे डोमेन में ये आता है कि अगर वो वहां पर बेच रहा है कोई चीज खाने की, कंज्यूमर के हाथ में लगने की, उसमें वो कंज्यूमर खा रहा है उसको, शहरी खा रहा है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, दैट विल मेक श्योर कि वो अफजान सेहत के मुताबिक हो। अच्छा, इसमें मैं गुजारिश करूं कि हमारे 6 अजला कराची में 6 के 6 में हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन तैनात हो चुके हैं अलॉन्ग विद द टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड, और अब मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने में हर जितने भी हमारे अजला हैं कराची डिवीजन के, उसमें जो है हर गली को कूचे में जितने भी हमारे परचून की दुकानों से लेकर के पैक्ड इंडस्ट्री से अनपैक्ड इंडस्ट्री, ईटरी से लेकर के बेकर्स और यू नेम इट, क्योंकि ये सब जो है वो उसमें इंस्पेक्शन के जिम्मे में आएंगे। जी। अब राशिद साहब, एक बहुत ही कॉमन चीज़ है खाने में जो कि बच्चे भी बहुत इस्तेमाल करते हैं और बहुत मशहूर चीज़ है फ्रेंच फ्राइज। और कराची में इस वक्त कोई इलाका नहीं है जहां पे छोटे से छोटे इलाकों में 5 से 10 से 15 फ्रेंच फ्राइज की छोटी छोटी दुकानें, ठेले, यही तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे या होटल्स पे जाके इसी बात पे होटल्स को या रेस्टोरेंट्स को सील करते हैं कि वो मुज़र सेहत या पुराना रिसाइकिल किया हुआ घी या तेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन सर, जितने ये फ्रेंच फ्राइज के ठेले हैं या ये मेजॉरिटी आप देख लें तो उसमें वही तेल बार बार इस्तेमाल किया जाता है या फिर नाकिस तेल इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सर, आखिर वो जो चीज़ें बच्चे खाते हैं या आम लोग खा रहे हैं, सर उनकी भी सेहत की जिम्मेदारी तो सिंध फूड अथॉरिटी पे आती है ना? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले गुजारिश की कि अभी हमारी टीम्स, हर जिले की टीम बन चुकी है और कोई भी गली या कोई भी यूसी नहीं रहेगी जहां पर इंस्पेक्शन ना हो फ्रॉम द स्मॉल एनी जो वेंडर है जो जहां पर अपना फुटपाथ पे बैठा हुआ है साइड में या कोई प्रॉपरली किसी शॉप में वो सेल कर रहा है। इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि बाज़ जगहों पे जुर्माने होते हैं, सील भी किया जाता है रेस्टोरेंट, उसके बाद चंद दिनों बाद वो रेस्टोरेंट को ये लाइसेंस ज़रूर मिल जाता है कि चाहे उस वक्त दिखाने के लिए वो चीज़ों को दुरुस्त भी कर ले, फिर दोबारा से वही कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, वही तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। सर, इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी? जी डॉक्टर साहब, पहले जो जुर्माने कभी हुए होंगे उनके ऊपर तो वो बहुत स्मॉल अमाउंट होते थे। अभी जो जुर्माने जो हमारे सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट में दिए गए हैं वो हेवी जुर्माने हैं। वो उसका पर्पस सिर्फ ये है कि उनको सबक देना है, क्योंकि देखें, पहला हमारा स्टेप होता है इंस्पेक्शन जी, और इंस्पेक्शन फॉलोड बाय द फूड ऑडिट जी, और फूड ऑडिट फॉलोड बाय द ऑपरेशन। दीज आर दी स्टेजेस। यानी इनको पहले इंतबा आपने किया, आपने उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया अंडर सेक्शन 20 और उसके बाद फाइनल वार्निंग दी। अगर जिसने सुधरना है इसी स्टेज पे सुधर जाता है और जिसने इम्प्रूव नहीं करना, उसने रिजिड रहना है, अथॉरिटी को चैलेंज करना है और लोगों को गन खिलाना है, तो उसके खिलाफ ऑपरेशन है। पर ऑपरेशन में 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, या तो आप इनको फाइनेंशियली फाइन इम्पोज करें या इनको सीज करें। और अगर फाइन हेवी आप लगाते हैं, काफी हेवी, इतना फाइन भरने के बाद बहुत सी चीजें, अच्छा उसको फिर जो ओपन होता है वो एफिडेविट पे लिख के देता है कि प्लीज मेरा टेम्पररी ओपन करें जी, और 15 दिन के लिए टेम्पररी ओपन करें विद अ व्यू दैट कि 15 दिन में मैं आपका लाइसेंस भी लूंगा, प्लस में आप 15 दिन के बाद मेरा इंस्पेक्शन करेंगे, उसमें अगर मेरी कमी पेशी आप पाए तो मुझे परमानेंट सील कर दीजिएगा। उसके बाद कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस करके सेक्शन 45 के तहत हम इसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपसे लास्ट 2 क्वेश्चंस करना चाहूंगा। नंबर 1 तो ये कि आपकी अपनी लैब्स यानी लेबोरेटरीज आपकी तैयार हो गई हैं या अभी भी बाहर की लेबोरेटरीज का सहारा लिया जा रहा है? जी, अभी भी बाहर की हमारी थर्ड पार्टी लेबोरेटरी है और लेबोरेटरी के लिए जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी आपको ये अर्ज किया था कि लेबोरेटरी इज नॉट अ स्मॉल थिंग सपोज टू बी एस्टैब्लिश्ड विद इन अ फ्यू वीक्स। इसके लिए आपको पूरा एक फिजिबिलिटी बनानी होती है, एक ट्रांजिटरी एडवाइजरी सर्विसेज इंगेज करनी पड़ती हैं और पूरा कंसल्टेंसी इंगेज करनी पड़ती है। बिकॉज़ दिस इज समथिंग अ वेरी टेक्निकल थिंग। सर, ये भी बता दीजिएगा कि जो मैं आपको अर्ज कर जाऊं, लेबोरेटरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक्रेडिटेड किसके साथ है। बाद में आपके लेबोरेटरी के रिजल्ट
चैलेंज होने हैं कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में, तो वहां पर आपकी क्या स्टैंडिंग होगी, वेयर हाउ यू विल डिफेंड इट. तो वी आर वर्किंग ऑन इट इन अ वेरी ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस. Inshallah, in a short span of time, as soon as possible, we will have a very high standard laboratory which could be accredited by the very good reputable organization. Besides, it will be accepted. Result will be accepted all over. सर ये बता दीजिएगा, जो रेस्टोरेंट्स कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में हैं, जिनका लाइसेंस कैंटोनमेंट बोर्ड ने दिया है, क्या उस पर भी आपका दायरा इख्तियार होता है या वहां आपका दायरा इख्तियार चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, ये मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज इट इज सब जुडिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सो आई कैन नॉट मेक इट. अच्छा सर, एक लास्ट बात ये बता दीजिए कि कोई रेस्टोरेंट अगर इसलिए सील किया जाता है कि वहां पे मुज़र सेहत अशिया मिलती हैं और बाकायदा लेबोरेटरी से टेस्ट में उसमें जरासीम आते हैं या एक्सपायर्ड मीट जो फरोख्त किया जा रहा हो, तो फिर क्या वो डीसील किया जा सकता है या फिर कोर्ट ऑर्डर से ही वो डीसील होगा? देखिए, जब आपने कोर्ट में केस लेकर के जाते हैं, तो मैंने जो किया सेक्शन 45 की तरफ फॉर द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के लिए फॉर समरी ट्रायल अंडर सीआरपीसी, तो उसमें फिर कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने सारे एविडेंस और विटनेसेस, सारी जो कोर्ट की पूरी जगह होती है, पूरा प्रोसेस होता है, वो तो ट्रायल कोर्ट ने सारा कंप्लीट करके अपनी जजमेंट सादर करनी होती है. उसके मुताबिक वो क्या फाइन लगाते हैं, क्या उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करते हैं या एक्सोनरेट करते हैं, रिप्रिमेंड करते हैं, इट्स अप टू द जजमेंट. यानी सर अगर एक दफा कॉग्निजेंस ले लिए कोर्ट ने तो फिर कोर्ट ही उसको डीसील कर सकती है ना? जी जनाब, हम क्योंकि हमने तो एक कार्रवाई की अथॉरिटी ने अंडर द लॉ, और उसके बाद फिर हम उसको कोर्ट में लेकर के गए बिकॉज ऑनरेबल कोर्ट हैज टू डिसाइड. बिल्कुल ठीक है, वो एक्शन को फिर. बहुत शुक्रिया अबरार शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू. नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आ रही है प्रोग्राम खबर की खबर. जी व्यूअर्स, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और आप कुछ बात करना चाहेंगे. कराची के इलाके गुलशन इकबाल अजीज भट्टी पार्क के अतराफ आज कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से इंसदादे तजावुज़ात का एक ऑपरेशन किया गया और तजावुज़ात के खिलाफ ये जो ऑपरेशन किया गया, इसमें जो मकीन थे वो सरापा एहतजाज बन गए और वाटर बोर्ड की टीम पर पथराव भी किया गया, मज़ाहमत का सामना करना पड़ा. कहा जाता है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मेन कंडुइट लाइन है और कानून के मुताबिक इसके ऊपर कोई भी कुछ भी तामीर करना, चाहे घर हो या तजारती मरकज़ हो, ये कानूनी तौर पे जुर्म है. किस तरह ये ज़मीनें लॉट की गई, किसने ये ज़मीनें लॉट की, किसकी मिल्कियत थी और इस मेन कंडुइट लाइन के ऊपर बाकायदा घर बना दिए गए, ये घर फ़रोख्त कर दिए गए. अब जो मुतासरीन हैं उनका ये कहना है कि उनका कसूर नहीं है, उन्होंने बाकायदा लीज करवा के ज़मीन ली है. कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के हवाले से जो है ना ये ज़मीन खाली करानी है और आज काफ़ी मज़ाहमत देखने में आई. इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड असदुल्ला खान साहब से. जी असदुल्ला खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी असदुल्ला खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी 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 खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में. असदुल्ला खान साहब, आज कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से एक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया जो कि मेन कंडुइट लाइन के ऊपर जो मकानात तामीर किए गए या कोई भी तामीरात की गई उनके खिलाफ ये ऑपरेशन था. सर पूछना ये चाहूँगा कि जब आपको सिक्योरिटी एजेंसीज की सपोर्ट शामिल नहीं होती और इस तरीके के यानी मज़ाहमत देखने में आती है, तो सर उस वक्त क्या सूरत हाल पैदा होती है? डॉक्टर साहब देखें, हमने तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जो है वो ऑपरेशन शुरू किया था जी, और जब हम साइट पे पहुंचे तो सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई और वो इस तरह से हो गई कि हमारे साथ जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी थी, पुलिस भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी थी और कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर भी थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां से बहुत ज्यादा रिएक्शन देखने को आया. और मेरे ख्याल में आपके कैमरामैन भी वहाँ पे जरूर मौजूद होंगे जिन्होंने ये देखा होगा सारा. जी सर, हम ये फुटेज चला भी रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर फुटेज चल रही है. जी मैं देख रहा हूँ जी, बिल्कुल आपके चल भी रहे हैं. तो वहां से बहुत ज्यादा रिएक्शन आया अवाम का, क्योंकि ये तकरीबन 200 घर हैं जो हमारी कंड्यूट पे बने हुए हैं. ये हमारी कंड्यूट जो है वो 86 इंच डाया की है, नंबर 1. और नंबर 2 ये कि ये 1958 और 60s की डली हुई है. डॉक्टर साहब, असल हकीकत ये है कि ये आज नहीं कल और कल नहीं परसों, साल 2 साल 10 साल 15 साल में हमें ये कंड्यूट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत अब अपनी
इसकी हालत जो है बहुत पुरानी हो गई है और उसकी ईयर से भी आपको अंदाजा हो सकता है। तो हमने अटेम्प्ट किया, लेकिन क्योंकि वहां से मॉब बहुत बड़ा आ गया और उसमें मर्दों के साथ साथ औरतें, बच्चे सब थे, तो नेचुरली सूरत हाल को देखते हुए फिर हमें जिसको कहते हैं कि रिट्लिएट करना पड़ा, पीछे हमें हटना पड़ा उससे, क्योंकि हमारी मजबूरी थी। असदुल्ला साहब ये बता दीजिएगा कि कराची एक पॉइंट की बात इसके अंदर सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए जी, गवर्नमेंट की जो लैंड है उसको हर हालत में खाली करवाया जाएगा और हम खाली करवाएंगे इसको, लेकिन हम खुदा ना खास्ता किसी मिसहैप से बहुत डर रहे हैं कि कहीं कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई इंसानी जान का या किसी का कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए जिसका बाद में जो है ना फिर बड़ा अफसोस होगा कि अगर कोई इंसानी जान इसमें जाया जाए। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें यही है कि कोई ऐसा मिसहैप ना हो, एमिकेबली हो जाए और कोई ज्यादा नुकसान ना हो इसके अंदर इंसानी जान का। ये मेरा पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है। असदुल्ला साहब ये बता दीजिएगा कि इन मकीनों को प्रॉपर नोटिस दिए गए थे खाली कराने के लिए? देखिए डॉक्टर साहब, हमने इनको ये अटेम्प्ट हम एक दफा पहले भी कर चुके हैं। ये कोई 29 दिसंबर या 30 दिसंबर की बात है, तो दे नोज इट के जी ये रिएक्शन ये जो है ये खाली करना है हमने। नहीं सर, इनको प्रॉपर कानून के मुताबिक नोटिस दिए गए थे खाली कराने के लिए या नहीं दिए गए थे? सॉरी डॉक्टर साहब, सर इनको कानून के मुताबिक बाकायदा नोटिस दिए गए थे खाली कराने के लिए, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि रिहायशी इलाके हों या जहां घर कायम हुए हुए हों, पक्के घर हों, वहां पे बाकायदा नोटिस देना है, उसके बाद फिर और प्रॉपर 30 दिन या 45 दिन का टाइम है, उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। जी मुझे मालूम है बिल्कुल, लेकिन हमारे डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ने ये इत्तला जो है बिल्कुल दे दी थी। इलाके के अंदर ये नोटिस पहले से इवन दीवारों पे भी चस्पा कर दिए गए थे कि ये खास और आम को ये बताया जाता है कि ये जमीन जो है वाटर बोर्ड की है और इसको आप खाली कर दें, वरना ये जो है वो इंक्रोचमेंट फोर्स के जरिए जो है खाली करवाया जाएगी। ये बिल्कुल उनको इत्तला थी। जैसे आपने अर्ज किया कि हमने पहले भी अटेम्प्ट किया था, जी अब भी हमने अटेम्प्ट किया है, लेकिन हम इसको दोबारा फिर अटेम्प्ट करेंगे। मैं ये पहले अर्ज करता चलो, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि तमाम कंड्यूट्स जो हैं, खासतौर पर जो मेन हमारी कंड्यूट्स हैं, उनको जो है वो खाली करवाया जाएगा। असदुल्ला साहब ये मुझे बता दीजिएगा कि वाटर बोर्ड की अगर ये जमीन है तो इसकी अलॉटमेंट मुख्तलिफ जगहों से कैसे हो जाती है? कहीं केडीए ये जमीन अलॉट कर देती है, कहीं जो मतलब ये बिल्कुल सर ये जो कंड्यूट लाइन की जमीन है, सर और भी मैं बहुत सारी जमीनें जानता हूं जहां पे बाकायदा अलॉटमेंट हुई है, चाइना कटिंग हुई है, लोगों को ये जमीनें बेची गई हैं और कानूनी तौर पे बाकायदा लीज करवा के बेची गई हैं। बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें जो वाटर बोर्ड का मुतमईन नजर है वो ये है कि हमने कोई भी लीज आज तक नहीं दी है। लीज अगर कोई देगा तो या वो केएमसी देगी या केडीए देगी या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देगा जी। हमने आज तक लीज नहीं दी है और यही पॉइंट हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया कि हमारी जो लाइनें हैं वो जमीन से नीचे हैं। जमीन के ऊपर जो लीजेस देते हैं वो ये 3 डिपार्टमेंट दे सकते हैं या कोई और भी दे सकता है, जो 3 है वो ये मेन है जो दे सकते हैं, लेकिन हमने कोई लीज आज तक नहीं दी है। हमारे लीज के पेपर कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। हाँ, ये जो दूसरा पार्ट है आपके क्वेश्चन का वो ये है कि इसके मालिकाना हकूक के लिए हमारे पास पेपर्स बिल्कुल मौजूद नहीं थे। ये मैं बिल्कुल कहूंगा क्योंकि ये बात केडीए से शिफ्ट हुई, वाटर मैनेजमेंट बोर्ड, देन वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के बाद वाटर बोर्ड, ये 3 अथॉरिटी बनती चली गई। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि जितनी भी वाटर बोर्ड की ये जमीनें हैं जहां से कंड्यूट गुजर रहे हैं, उनके मालिकाना हकूक के पेपर जो है बना के और वाटर बोर्ड को दिए जाएं। बिल्कुल। तो अच्छा, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 का एक इलाका है जहां पे सीवरेज की लाइन नाले के ऊपर पूरे मल्टी स्टोरेज घर और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी सर? डॉक्टर साहब देखें, जैसे मैंने पूरी सुपर मार्केटें बनी हुई हैं, पूरे घर बने हुए हैं और बाकायदा वो नाले के ऊपर बने हुए हैं, और अभी से नहीं सर, तकरीबन कोई 10 या 15 साल से वो घर बने हुए हैं जो कि पूरे के पूरे नाले के ऊपर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? डॉक्टर साहब फिर मैं अर्ज करता चलूं कि नाले जो हैं वो वाटर बोर्ड के डोमेन में नहीं आते हैं। वो नाले या तो डीएमसी के डोमेन में आते हैं या केएमसी के डोमेन में आते हैं। नाले जो है वो वाटर बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है और नालों को टेक केयर जो है वो वाटर बोर्ड नहीं करता है। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि अगर किसी नाले के ऊपर कोई बिल्डिंग बनी हुई है या कोई मकान बना हुआ है तो उसको खाली करवाने की जिम्मेदारी अगर वो डीएमसी का नाला है तो डीएमसी करेगी या केएमसी करेगी। वाटर बोर्ड से ये पर्टेन नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। और नाज़रीन अब एक छोटा सा वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे
निजी स्कूलों को जो मसाइल दरपेश हैं उनके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला आ गया जिसमें कहा गया है कि ऐसे स्कूल जिनकी फ़ीसें 5,000 से ज़ायद हैं उनको 20% फ़ीस में कमी करनी पड़ेगी। इसी हवाले से आज प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन पिस्मा के चेयरमैन शरफुल जमा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। कहीं ना जाइएगा, छोटा सा वक्फा है, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब कुछ बात करते हैं वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह की जानिब से एक बयान के हवाले से। उन्होंने कहा है कि निजी स्कूल्स के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा ऐलान किया और ये कहा है कि निजी स्कूलों के ख़िलाफ़ अनिल कपूर बन के दिखाएंगे और ये भी कहा है कि निजी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। 10% गरीब बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा। इसी हवाले से चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन शरफुल जमा साहब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शरफुल जमा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सर। शरफुल जमा साहब, वज़ीर तालीम की जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट आया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला भी आ गया और उसके बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है। आपने कहा है कि जो निजी स्कूल्स हैं वो इस वक्त पिछले 40 साल के दौरान इस वक्त सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। सर क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, मैंने दुरुस्त कहा कि हर दौर में मुश्किलात तो रही हैं निजी तालीमी इदारे पे, क्योंकि कुछ सिस्टमेटिक काम तो किया नहीं गया। हमारी मिनिस्ट्री ने आज तक ये तय नहीं किया कि कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो हमसे टैक्स के मद में पैसे लेते रहेंगे। आज तक ये तय नहीं किया गया। मतलब ये तो तय किया गया कि आप 5% से ज़्यादा फीस ले नहीं सकते, ये 2001 के कानून के तहत तय किया गया था। लेकिन उस वक्त भी हमने ये शोर मचाया था कि फिर एक फॉर्मेट बना दें कि वो कौन कौन से इदारे हैं। यहाँ तो हर किस्म के इदारे हैं, यानी जो लोग पथाड़े और स्टॉल पे जाकर के टैक्स लेते हैं वो भी हमसे टैक्स मांग रहे होते हैं। कौन कौन से इदारे टैक्स मांगते हैं बताइएगा मुझे। सर सबसे पहली बात, EOBI सोशल सिक्योरिटी, ये कंट्रीब्यूशन है, ये टैक्स नहीं है जी। ये हमसे टैक्स मांगते हैं। सर टैक्स नहीं मांगते, ये तो आपके जो जितने मुलाजमीन है ना उनको आपको रजिस्टर कराना जरूरी है, इसलिए कि आप कोई गवर्नमेंट का इदारा तो है नहीं। कल को एक शख्स 60 साल 65 साल की उम्र में, मुख्तसर ये होती है सर बात कि उनको चाहिए कि पहले वो हमारे पास आएं, हमसे मीटिंग करें, हमसे असातिज़ा के नामों की फहरिस्त लें, फिर उसके बाद हमसे कटौती करना शुरू करें। वो तो 2-2, 3-3 साल तक हमें पता ही नहीं होता है। बाहर से साइन बोर्ड को देख करके स्कूल को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है और उसके बाद इकट्ठे लाखों रुपए का टैक्स भेज देते हैं। भाई टैक्स तो आप उस बात का लेंगे ना जिसका बेनिफिट आप टीचर्स को दे रहे होते हैं। ये जो कोई भी जो एम्प्लॉयर होता है उस पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट एसोसिएशन, ये इंस्टीट्यूशन जो बनी हुई EOBI, इसमें अपने तमाम एम्प्लॉयज को रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे एम्प्लॉयज नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं कि इसमें बेनिफिट दिया नहीं जाता है, कहा जाता है दिया नहीं जाता है। प्लस ये कि हमारे पास ज्यादातर लेडीज स्टाफ होती हैं जो BSc BCom या B.Ed करने के बाद हमारे पास साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए ज्वाइन होती हैं। अगर कोई टीचर हमारे पास 1 साल के लिए आई है, आप अगर उनका कंट्रीब्यूशन मुझसे ले रहे हो तो क्या आपके पास कोई दस्तूर ऐसा है कि किसी टीचर ने 1 साल सर्विस करने के बाद अगर उसने सर्विस को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया तो उस 1 साल का बेनिफिट आप उसको दोगे? आपके कानून में ये चीज नहीं है। नहीं सर, देखिए मैं आपको इसमें, मैं वैसे वकालत नहीं कर रहा हूँ EOBI की, लेकिन मैं खुद कुछ इदारे मैनेज करता रहा हूँ और ये तमाम रजिस्ट्रेशन मैंने खुद कराई है। मुझे कवानीन का कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा है। EOBI की रजिस्ट्रेशन, चाहे वो खातून किसी भी इदारे में जब भी जाके नौकरी करेंगी, EOBI की रजिस्ट्रेशन दोबारा उनके नाम पे बहाल हो जाएगी। अगर वो नहीं कर रही है तो सर अब ये तो फिर एक ऐसी चीज है ना कि ये तो सर 100 में से 200 में से एक कोई केस होता है ना सर। आप EOBI की जो कंट्रीब्यूशन है ये आप स्टाफ से ले भी नहीं सकते। ये इदारे का काम है, कंट्रीब्यूशन हम नहीं लेते हैं। यहाँ बात ये नहीं है, बात तो ये है कि अगर फर्ज चले सर ये तो एक टैक्स हो गया, कंट्रीब्यूशन देते हैं मुझे बाकी तो बेनिफिट दें। सर ये टैक्स नहीं है सर, ये कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन है, ये तो मैं कह रहा हूँ। और इसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी भी कंट्रीब्यूशन है सर, वो छोटे वो भी मांग रहे होते हैं। पियोन और ऐसा स्टाफ है आपका चौकीदार, उनके लिए लेकिन है ना, वो भी कंट्रीब्यूशन मांग रहे होते हैं। आप बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं, इतनी छोटे से ये कंट्रीब्यूशन देने में बड़े स्कूल चला रहे हैं ना, उन पे हर चीज लाजिम है क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको देना चाहिए। लेकिन जो लोग खिदमत का जज्बा लेकर चला रहे हैं, जो मजाफाती एरियाज में स्कूल चला रहे हैं, जिनकी तादाद मोर देन 70% है पूरे पाकिस्तान में, उनकी जरूरत है
अगर वो इदारे बंद हो जाएं तो गवर्नमेंट स्कूल्स का जो मेयार है, जो दस्तूर है, जो सेटिंग है, आप देख रहे हो को तबाही के दहाने पे, फिर तालीम का स्ट्रक्चर तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से जब आप उन इदारों पे ना करें ना। प्राइवेट स्कूल्स नेशनलाइज कर दिए गए थे ना, तो ये तमाम प्रॉब्लम उस वक्त सबकी आवाजें दब गई थी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसके अलावा और कौन कौन से टैक्सेस हैं सर जी? मुद्दत तक हम KESC कमर्शियल देते रहे, बिजली का बिल सर, वो टैक्सेस के जुमरे में नहीं आता। जी सर, कमर्शियल अगर है तो टैक्स। सर आप फीस ले रहे हैं जहां पे कोई चीज भी जहां पैसे लिए जाते हैं वहां आपको कमर्शियल ना लेना। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल डोमेस्टिक दे रहा है तो आप डोमेस्टिक लेना। ठीक है सर। और जब गवर्नमेंट खुद कहती है कि आप कमर्शियल नहीं है, आपको आवाम की खिदमत करनी है, आपको 10% फ्री स्कॉलरशिप देना है। आपने 3-4 जितनी चीजें बताई, ये तो मुझे सिर्फ ऐसे लग रहा है कि जो फीस का आज हुक्मनामा आया है उसके अगेंस्ट एक आवाज क्रिएट की गई है। उसके लिए तो मैंने नहीं कहा। नहीं तो सर फिर और मुझे आप टैक्सेस बताएं ना। देखिए आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। हर स्कूल मालिक का सर फर्ज है। सर मुझे कंप्लीट कर लें। देते हैं इनकम टैक्स देना हर स्कूल जो मालिकान का फर्ज है, उनको देना है। जो तनख्वाहें इनकम टैक्स के जुमरे में आती हैं वो आपने इनकम टैक्स काट के असातिज़ा को अदा करना है। आपने अपनी जेब से नहीं देना, असातिज़ा के टैक्सेस काटने हैं। बाकी ये कॉन्ट्रीब्यूशन है सर। और के इलेक्ट्रिक का जहां तक मामला है तो वो गवर्नमेंट का नहीं है सर। के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है सर। बाकी इसके अलावा मुझे टैक्सेस बता दें आप। और इससे हटकर देखे, सोशल सिक्योरिटी, UBI, के इलेक्ट्रिक, पानी का बिल कमर्शियल, प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल, और नोटिस बोर्ड अगर आप लगाते हैं तो उसका कमर्शियल टैक्सेस आते हैं। प्रोफेशनल टैक्स कमर्शियल दे रहे हैं। अब ट्रेड लाइसेंस कमर्शियल के तौर पे आपसे लिया जा रहा है। एक स्कूल का 1 साल 2 साल का बना के दे रहे हैं, लाखों में बना के दे रहे हैं। मेरे पास प्रूफ मौजूद है सर, बेशुमार है, एक दो नहीं है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, क्या ये जो स्कूल्स चलाए जाते हैं ये रफाही और फलाही कामों के लिए चलाए जाते हैं या ये बिजनेस है? सर जिस चीज के अंदर नहीं सर, सर मुझे हाँ या ना में जवाब दे दें। प्राइवेट स्कूल रफाई काम है जी, प्रूफ इनसे कोई आमदनी नहीं हासिल की जाती। ये एस्टेब्लिशमेंट में शामिल नहीं सर अल्फाज हैं कि ये बड़े बड़े जो स्कूल जितने नेटवर्क हैं ये अरबों रुपए साल के कमाते हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों के वजह से हम परेशान हुए हैं, उन लोगों के वजह से मुकदमाबाजी 3 साल तक हुई। कितनी फीस वाले स्कूल हैं जो कि रफाई हैं या वो फलाही हैं? वो बिजनेस कर रहे हैं सर, सीधे सीधे। अगर कोई इदारा अपने एक बच्चे से 1,17,000 रुपए ट्यूशन फी ले रहा है तो ये रफाई काम है क्या? ये तो रफाई काम सिरे से नहीं है, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। यानी रफाई काम को गलत अंदाज में किया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हो हम हुकूमत का हाथ बटा रहे हैं, दूसरी तरफ आप भारी भरकम आमदनी कमा रहे हो। लेकिन मैं एक चीज कहूं कि आज का जो फैसला आया सर, ये चीजें पहले से चलती चली आ रही हैं, अब इस पे इतनी आवाज क्यों उठने लग गई है? अब इसको दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन ये अचानक मैं चाहता हूं, जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और अब इस पे अमल दरामद होने जा रहा है, 20% फीसें कम करनी है, तो आप लोगों की तरफ से अब ऐसी आवाज क्यों आने लगी? सर ये आज ये टैक्स पहली दफा लगा। मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि आप 2-3 बार रिपीट कर गए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलल ऐलान ये कहा है कि हमें वो तस्लीम है, बहुत अच्छा फैसला आया है, मुस्बत फैसला आया है, ऐसे ही आने की हमें उम्मीद थी और हम सब लोग उस पे अमल करने के लिए तैयार हैं। सर 10% गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल पढ़ाया जाता है, बगैर उसको वो रजिस्ट्रेशन नहीं देते। उनके पास तो दस्तूर यही है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास कि 10% जो है स्कॉलरशिप आप किस किस को दे रहे हैं वो आप दिखा दें। तो आप इसका बाकायदा रिकॉर्ड वो लेते हैं, रिकॉर्ड बाकायदा लेते हैं। सर अगर पेरेंट्स जानना चाहें कि कौन से बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसको पता होता है। अच्छा सर, मैंने तो अपने जानने वालों में कभी आज तक किसी को ये नहीं देखा। जो नॉन अफोर्डिंग लोग भी हैं, हो सकता है वो भी फीस दे के पढ़ते हैं। सर मेरे अब तक तजुर्बे में आज तक कोई एक स्टूडेंट ऐसा नहीं आया। मैं स्टूडेंट्स का प्रोग्राम भी करता हूँ, मैं पब्लिक प्लेसेस पे भी पहुंच जाता हूँ। आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं तालीम दी जा रही है। तालीमी इदारे में जब आप जाकर अंदर बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर खुदा न खास्ता वालिदैन में से वालिद का इंतकाल हो गया तो फौरी तौर पे उनके घर पे लेटर भेजा जाता है कि बच्चे की तालीम के एतबार से आप बिल्कुल मुतमईन रहें। बच्चे की तालीम की अगर कैफियत जरा आपके लिए मुश्किलात होंगी तो हम उसको अफोर्ड करने के लिए तो काबिल सताइश बात है। और वाकई अगर ऐसा किया जाता है बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। पॉलिसी कि ये पॉलिसी ऐसी बात है, ऐसे बच्चे यतीम हो जाते हैं, उनके मैं ये भी बताऊं, किफालत करने वाला कोई नहीं रहता। बाज घराने में 3 बच्चे हैं, बाज घराने में 3 बच्चे हैं।
पेरेंट्स के लिए फीस देना मुश्किल है, तो वहां पे ऐसा होता है कि एक बच्चे की फीस आधी कर दी जाती है या एक बच्चे की फीस टोटल माफ कर दी जाती है। यानी मेरे स्कूल में भी अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे की फीस हाफ फ्री है। अच्छा। 5 बच्चे हैं तो एक के फुल फ्री है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चलें ठीक है दूसरा सर, इस पे हम आपके साथ बाकायदा काम भी करेंगे और देखेंगे भी कि कौन से स्कूल हैं जो वाकई इस पे अमल दरामद कर रहे चाहता हूं, हैं या नहीं कर रहे हैं। सर कोई अगर मैसेज देना चाहें आप देखने वालों को के हवाले से, अपने मसाइल के हवाले से। सेशन के हवाले से आपके पास आया था। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें मेन जो चीज है वो सेशन की तब्दीली है कि सेशन की तब्दीली के लिए पिछले साल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में जो फैसला किया गया था उस फैसले के मुताबिक अप्रैल से सेशन शुरू होकर मार्च के 31 को खत्म होगा। बिल्कुल। लेकिन अचानक जनवरी में, यानी पूरा 10 माह गुजर जाने के बाद आप जनवरी के महीने में ये फैसला कर रहे हैं कि अब सेशन जो 1 माह आगे चला जाएगा, अप्रैल में इम्तिहान लेकर रिजल्ट दें और उसके बाद आप स्कूल की छुट्टियां कर दें, यानी बच्चों को होमवर्क वगैरह भी ना दे पाए। ऐसी सूरत में हमने ये बताया कि देखें, प्राइवेट स्कूल में डे बाय डे रूटीन के तहत तालीमी सिलसिला को जोड़ा जाता है। हम जनवरी के एंड में कोर्स को कंप्लीट कर देते हैं, फरवरी में हम रिवीजन लेते हैं, मार्च में हम इम्तहानात लेते हैं, अप्रैल में हमारी क्लास शुरू होती है 30 दिन की या 60 दिन की क्लास के बाद बच्चों को थोड़ा सा होमवर्क दिया जाता है ताकि छुट्टियों में वो अपने घर से मुंसलिक रहें। लेकिन अचानक अगर आप जनवरी के महीने में, जब हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, आपने ये हुक्म जो दिया है उसके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे बाकायदा कहा है कि इसके ऊपर नजरसानी करें। मुज़ाकरात होने की उम्मीद है। पहले भी कई बार इनको एप्लीकेशन दिया लेकिन बड़े मसरूफ लोग हैं। चलिए सर, वज़ीर तालीम का बयान आया कि वो प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ अनिल कपूर बन के दिखाएंगे। अब देखना यह है कि आपकी ये बातें कहां प्राइवेट स्कूल वाले यकीनन विलेन का रोल तो अदा नहीं करेंगे। आप अनिल कपूर बनना चाहते हैं, नजर में तो प्राइवेट स्कूल वाले जो ना अमरीश पुरी नहीं, गलत बात है। अगर प्राइवेट स्कूल ना हो तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी, इसलिए कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो मुंसलिक होता है वो गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस से मुंसलिक होता है। बिल्कुल ठीक है शरफुल जमान साहब, अब देखना वक्त ही बताएगा कि कौन अमरीश पुरी होता है और कौन अनिल कपूर। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी पर डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया शरफुल जमान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। लेकिन आगा खान हॉस्पिटल को तिजारती बुनियादों पर चलाया जा रहा है, यानी कि मुख्तलिफ जो पेशेंट्स होते हैं उनसे बाकायदा फ़ीस ली जाती है। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार ने एक केस दाखिल किया है आगा खान हॉस्पिटल के ख़िलाफ़, और इसमें जब इस केस की समाअत हुई तो उसमें जज साहब जो कि मुअज़्ज़ज़ जज हैं मोहम्मद अली मज़हर साहब, उनका सिर्फ एक छोटा सा ये सवाल था कि क्या आगा खान हॉस्पिटल एक रिफाई इदारा है, जिसके जवाब में वकील सफाई ने जो है वो 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली और 3 हफ्ते का टाइम ले लिया। इसी हवाले से हम मुख्तसरन जानना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे GM गोपांग हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी गोपांग, क्या कहते हैं आप कि ये जो समाअत हुई आगा खान हॉस्पिटल के खिलाफ, इसमें जो दरख्वास्त थी इसकी समाअत हुई, तो इसमें जज साहब का क्या कहना था? डॉक्टर साहब, आज जो है ये समाअत जो हुई है आगा खान के खिलाफ, इसमें खासतौर पे जज साहब ने जो वकील थे आगा खान हॉस्पिटल के, उनसे सवाल किया कि आपको ये प्लाट दरखास्त के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पेश किए गए और खासतौर पे जो मुआहदा गवर्नमेंट के साथ उनका तय पाया था जमीन लेने के लिए, वो मुआहदे की कापी उनके सामने रखी थी। उस पर उन्होंने सवाल किया कि आपको जब ये प्लाट और ये चीजें जितनी भी हैं वो फराहम की गई रफाई इदारे के हिसाब से, अब आप इसको तिजारती बुनियाद पर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तिजारती जो सिलसिला आपका जो चल रहा है वो आप इसको किस तरह जारी रख सकते हैं? ये तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो इसके लिए उन्होंने फौरन जो है दोबारा वही लास्ट समाअत वाला पैंतरा अपनाया। वकील ने कहा कि मुझे दोबारा इसके लिए मोहलत दी जाए और मैं जवाब की तैयारी भी करके नहीं आया। तो अदालत ने कहा कि ये इतना इंतहाई बेहतर है और खासतौर पे मेडिकल के साथ इसका ताल्लुक जुड़ता है, गरीब मरीजों के लिए आपने ये अस्पताल बनाया है। अच्छे दरखास्त गुजार का जो है मौक़िफ़ ये है कि आप इनका 1985 से जब से ये अस्पताल कायम है और तजारती बुनियादों पर चलाया जा रहा है, 2017 तक आप रिकॉर्ड मंगा ले तो आपके सामने सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी कि ये तजारती बुनियादों पर चलाया जा रहा है या रफाई प्लाटों में, जबकि उनका
उनका ये कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन अस्पतालों में इसका शुमार होता है, गरीब इलाज करवाना वहां तस्वर भी नहीं कर सकता। तो क्या रिकॉर्ड अभी तलब कर लिया गया है या जो अगली समाअत है उस पे हुक्म जारी किया जाएगा? जी, रिकॉर्ड के बारे में तो अभी सच ऑर्डर नहीं दिया, मगर एडमिनिस्ट्रेटर आगा खान को बुला लिया गया है और डीसी वेस्ट को भी, ईस्ट को भी जो है उस पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उसके लिए जवाब तलबी की गई है कि आपके एरिया, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रफाई प्लाट पर एक निजी अस्पताल कायम है वो किस तरह तिजारती बुनियाद पर चलाई जा रही है। अब जो नोटिस जारी हुए हैं 31 तारीख के लिए, उस पर उनसे जवाब तलब कर लिया जाएगा और इनको जवाब जो है 31 तारीख तक जवाब लाजमी दाखिल करवाना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया जी एम गोपांग, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारी यही कोशिश होती है कि इस किस्म के जो वो अपने प्रोग्राम में हम आपके सामने लेकर आएँ, उन्हें उठाएं ताकि उनका हल ढूंढा जा सके। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।